हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी प्री 2024 के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2025 के पेपर का डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, जाके आप उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक वाली यूनिट से आपके मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। टर्नर सिंड्रोम होता है आपका 44+X, डाउन सिंड्रोम 21 की ट्राइसोमी के कारण, पटाउ सिंड्रोम होता है आपका 13 की ट्राइसोमी के कारण, एडवर्ड सिंड्रोम पूछा जा सकता है 18 के ट्राइसोमी के कारण, सुपर फीमेल सिंड्रोम 44+XXX, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम 44+XYXXY। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 सिलेबस का पार्ट है, उसकी 7 जो प्रायोरिटीज है, गोल्स है, वो देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या नहीं आता, अन्नपूर्णा योजना। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक रोग होता है। केसरी दाल। ये देखिए कंप्लीट लिस्ट में आपके लिए ले आया हूँ। इसरो ने वर्ष 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। किस लॉन्च व्हीकल से। PSLV C-37। 2017 में डेट याद रखिएगा। चंद्रयान मिशन PSLV 11 के द्वारा गया था। PSLV C-11 के द्वारा 25 के द्वारा। मंगलयान 2013 में। ध्यान रखिए मंगलयान आगे क्वेश्चन के रूप में आएगा। PSLV C-25। PSLV C-11 चंद्रयान फर्स्ट 2008 में। PSLV 37 द्वारा 104 सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। यह क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आदित्य L1 PSLV 57, PSLV 58 एक्सपोसेट जो कि सेकंड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है भारत का। पहला था एस्ट्रोसेट, सेकंड है एक्सपोसेट। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट है एस्ट्रोसेट। 2015 में लॉन्च किया गया था PSLV 30 के द्वारा। ठीक है। और प्रोबा 3 मिशन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का है। और स्पेडेक्स PSLV C-60। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली एग्ज़ाम के लिए। बाकी सेपरेट वीडियो बनाया जा चुका है, उसे भी आप देख सकते हो। ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। डॉप्सन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। PPM पॉल्यूशन को, पार्ट पर मिलियन। ठीक है। डेसिबल ध्वनि। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। सर्वाइकल की बात चल रही है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है सर्वाइकल, 7 हड्डी, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। ग्रीवा कशेरुका। देन ये थोरेक्स वाला पार्ट है जिसमें 12, फिर उसके नीचे लंबर 5, फिर सैक्रम 5 और फ्यूज के रूप में 1। ठीक है। फ्यूज पूछ लिया जाए तो 1 और सैक्रम अलग अलग 5, कॉकेक्स 4। ठीक है। फ्यूज के रूप में 1। तो ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो देखिए कभी ये सभी अलग अलग पूछ लिया जाए तो 33 हो जाएगा, और फ्यूज भी फ्यूज एक काउंट की जाए तो 26 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब बचपन में 33 होती है, देन लेटर ऑन फ्यूज होते चले जाती है ये सैक्रम और कॉकेक्स, तो 26 हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 2013। ये हमने यही देखा। किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा। तो PSLV C-25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लिस्ट। PSLV 11 चंद्रयान, 25 मंगलयान, 37 104 सैटेलाइट, 57 आदित्य L1। ठीक है।
जो आने वाले मिशन है जिसमें हमने मंगलयान मिशन, शुक्रयान कब लॉन्च होगा और भारत का स्पेस स्टेशन, चंद्रमा पर प्रथम मनुष्य, ये सभी हमने कवर किया है। सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जाके देख सकते हो। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, यहाँ जल की जगह एयर या वायु कर दिया जाए तो 1981। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का। बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक कैंपा फंड की स्थापना कब होती है या कैंपा एक्ट कब आता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसके उद्देश्य के लिए आता है कैंपा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एसडीजी से एक क्वेश्चन आना तय है। एसडीजी क्रमांक 1, 2 और 9 पूछ लिया गया है। ठीक है, ये सभी आपको याद करने होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से आप देख लीजिए। फर्स्ट है गरीबी, सेकंड भुखमरी, 9 है नवाचार और बुनियादी ढांचा। मल्टीपल टाइम हम रिवाइज कर चुके हैं और सेपरेट वीडियो भी इसका आप वो भी देख सकते हो। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों को जीवाणु और फ्लैजलेट द्वारा किया जाता है? इसके आयोग ने 2 आंसर माने, उपभोक्ता अपघटक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों के संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन केस 1951। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली इनको एडमिशन नहीं मिलता है पर्याप्त नंबर आने के बाद भी। तो जो ब्रिटिशर के समय सांप्रदायिक आधार पर रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसको चैलेंज किया जाता है चंपकम दोराईराजन केस में। संविधान के अनुच्छेद 14 और आर्टिकल 15 का हवाला दिया जाता है। ये जो भी इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। जैसे केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का केस है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का है। ठीक है, और इसमें कौन जज थे वो देख लीजिएगा। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। सुब्बाराव किस में थे और सीकरी किस में थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। विधि आयोग क्यों करेगा निर्णय, ये इनकरेक्ट है। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। 279 क में कोई परिवर्तन करना चाहते तो जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। जीएसटी काउंसिल से संबंधित है 279 क। ठीक है, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और किस भाग में मेंशन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, ये भी बताइए, भाग और आर्टिकल। महाभियोग 61, पार्डनिंग पावर 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होगा। एम मुंशी संविधान प्रारूप समिति से संबंधित है। ठीक है, और जो ये प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थे, इसके जो हेड थे वो अंबेडकर जी थे। 7 मेंबर थे। और ये प्रारूप समिति कब बनी थी, कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट है, डेट बताइएगा। 1947 में कब बनी थी। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, कैबिनेट। कैबिनेट, ठीक है, यहाँ मंत्रिपरिषद मत लगा देना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं लगा देना है, कैबिनेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैबिनेट शब्द किस अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इन आर्टिकल 352।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान 2007 में बनता है ये भोपाल। जबलपुर में निर्थ, ये भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, निर्थ, ये ध्यान रखिएगा, भोपाल में 2007। पॉलिटी के काफ़ी शानदार क्वेश्चन इसमें। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, ये करेक्ट है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, यह हो जाएगा इनकरेक्ट। मंत्रिमंडल नहीं, राज्यपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचायतों को सौंपी जाने वाली शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारी 11वीं अनुसूची में मेंशन है। 12वीं में क्या है? नगर पालिका से संबंधित प्रावधान, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित जो प्रावधान है वो मेंशन है। 18 सब्जेक्ट 12 शेड्यूल में, और 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट। मल्टीपल टाइम हम इसे कर चुके हैं, 73rd अमेंडमेंट से लाया गया था इसे, और भाग 9 है, आर्टिकल 243 से 243O है, ठीक है। क्वेश्चन डिलीटेड, ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। मांडवारा त्यौहार गोंड जनजाति, टंटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, भील ट्राइब, ठीक है। या कंफ्यूज नहीं हो जाना है, भारिया टाइप से, भील ट्राइब। कभी कभी क्या होता है, हम जो सर्कल फिल करते हैं उसमें भील की जगह भारिया कर देते हैं, तो केयरफुली फिल करना है OMR शीट के जो सर्कल है उन्हें। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई, ये रिपीट पे रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो याद ध्यान दीजिएगा, भिलाला जनजाति, रघुनाथ सिंह मंडलोई, बड़वानी, 1857 क्रांति के नायक, ठीक है। यह क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। 1954 में इनके नाम पर छिंदवाड़ा में, मतलब छिंदवाड़ा में जो म्यूजियम बनता है उसका नाम चेंज करके इन्हीं के नाम पर कर दिया जाता है। म्यूजियम बनता है 1954 में, लेटर ऑन चेंज होता है नाम, आई थिंक 1990s में होता है, 1997 में, तो उसे आप देख लीजिएगा एक बार। श्री बादल भोई कौन थे? प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। 1857 के क्रांति के जो भी लीडर्स है और बाद में के जो भी ट्राइबल लीडर्स है बाद के स्वतंत्रता आंदोलन के, तो उन्हें जरूर कवर कीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को दिया जाने वाला सम्मान है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। लेटेस्ट वाला 2024 का किसे मिला है? डॉक्टर जयमती कश्यप, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार की आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है गोंड ट्राइब। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं के लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम पर चलाई जा रही है? टंट्या बिल और बिरसा मुंडा, बोथ आंसर आर करेक्ट। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वन्या का प्रकाशन हो रहा है 1980 से, ठीक है, वन्या प्रकाशन। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? 25%। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? काफ़ी डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो पूछा गया है 18.5%, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशो और ये डेब्ट सर्विस रेशो लिखा गया है 2023-24 का। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में था? 2%। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? वाशिंगटन DC 2008। 2026 में कहाँ होगा? तो USA में ही होगा। 2025 का कहाँ हुआ था? 2025 का हुआ था साउथ अफ्रीका में। भारत का कब हुआ था और कौन से क्रम का था? कमेंट बॉक्स में बताइए।
उन्नति परियोजना किसके लिए है? तो देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। अब यहाँ आप 4 स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए, यह आपको मिलेगा सूचना। ठीक है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। यदि आपको नहीं भी आता है क्वेश्चन तो शांति से पढ़िए। एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में दी जाती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उन्नति जो GIS है, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस योजनाओं के लिए एकीकरण से उभरा है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अभियान। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय की अग्रिम अनुमानों में स्थिर कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। ठीक है, यदि भारत की प्रति व्यक्ति आय 100% मान लेते हैं तो मध्य प्रदेश की लगभग 77% है। ये PYQ पूछा जा चुका था, हमने देखा था। ठीक है, प्रेजेंट में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2 डेटा पूछ रहा हूँ आपको मैं, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार। और इसमें भी 2 डेटा बताइएगा, एट मार्केट प्राइस या चालू कीमतों पर और एक स्थिर कीमतों पर, नॉमिनल प्राइस। इकोनॉमिक सर्वे में हमने कवर किया था। GI टैग प्राप्त चिन्नो राइस बालाघाट, चिन्नो राइस बालाघाट। ODOP को मैच करना है, बुरहानपुर केला हो जाएगा, अशोकनगर चंदेरी साड़ी, खरगोन महेश्वरी साड़ी, मंदसौर लहसुन। ठीक है, SDG इंडेक्स से फिर क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें 4 कैटेगरी होती है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। तो 0 से 49, 50 से 64, 65 से 99, अचीवर 100। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसका केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कर्नल। ये क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट हो सकता है और ये मल्टीपल टाइम रिपीट भी हो चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसका हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है? इसे कहते हैं फिशिंग अटैक। ठीक है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। करेंटली क्या है? सर्च इंजन। तो जितने भी वेब ब्राउज़र सर्च इंजन है कवर कीजिए। इमिटेशन गेम का मूल नाम क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट। ट्विटर के संस्थापक जेक डॉर्सी, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, जॉन मैकार्थी फादर ऑफ AI। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं, लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संसाधन। सेपरेट वीडियो बनाया जा चुका है AI पे, मशीन लर्निंग पे, IoT पे और ई गवर्नेंस पे, देख सकते हो। प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कीजिए। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहती है कहलाती है लिंक्डइन। अब एक क्वेश्चन आपसे, लिंक्डइन के फाउंडर कौन है? यह क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। डैश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है, मशीन लर्निंग। ठीक है, यहाँ से भी किस प्रकार का क्वेश्चन एक पूछा गया था, देखिए। यह है आपका AI, फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कौन किसका सबसेट है? यहाँ से एक क्वेश्चन बना था अदर एग्जाम में। MPG का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPG रिपीट हो सकता है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। USA में कहाँ है, किस शहर में? 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान था? मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से पूछा गया है, गेहूं का कौन सा स्थान था। ठीक है, यह क्वेश्चन कई लोग गलत करके आए हैं, क्यों पता है? उन्होंने इस प्रकार से इसे समझा कि मध्य प्रदेश का रैंक क्या है देश में, तो उन्होंने लगा दिया सेकंड। बट क्या पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में गेहूं का। ठीक है, कई लोग ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं, शांति से आपको क्वेश्चन को समझना है। ये मैंने जनसंपर्क
से लिया है। तो देश में हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो गेहूं के क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है, उत्पादन में सेकंड पे है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो भी फसल ग्रो करते हैं हम, उसमें सर्वाधिक गेहूं का प्रोडक्शन होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन उत्पादन प्रारंभ हुआ है? 2 बार रिपीट, विदिशा। रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? उर्वरक उद्योग। झाबुआ से उत्पादन होता है मेनली गुना की रिफाइनरी, गुना की जो वो है इंडस्ट्री, उसको भेजा जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा की जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी की शाखा, दक्षिणी पश्चिम भाग अरब सागर की शाखा। ठीक है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ था? बेसाल्टिक रॉक। बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? केवल आप एक पढ़ के जाओगे तो काम नहीं बनेगा, पूरी लिस्ट कवर करनी है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम तेंदुपत्ता या साल पूछ लिया जाए। तो बांस का जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1973 में। तेंदुपत्ता सबसे पहले जो नेशनलाइजेशन हुआ है तेंदुपत्ता का हुआ है 1964 में। 75 में साल। ठीक है। 73 में बांस और सलई, 69 में गोंद और हर्रा और वनों का राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाए एमपी में तो 1970। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से फिर से रिपीट हो जाए। फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। साल 75, 64 में तेंदुपत्ता, 73 में बांस जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, 69 में गोंद हर्रा, 70 में वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। मुझे लग रहा है साल पूछा जा सकता है इस बार, यदि क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो। ठीक है। विंध्यन स्कारप्लेन का दक्षिणी भाग 2 बार रिपीट, भांडेर पठार कहलाता है। BHEL भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन। BHEL 1964 आपको डेट मिलेगी, कहीं कहीं 1960 देखने मिलती है BHEL की स्थापना की डेट। और 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था, यह भी PYQ हो चुका है। प्रेजेंट में भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो परसेंटेज में पूछा गया है, भोपाल। 2011 का सेंसस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता था, यह क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? सरदार सरोवर डैम। ठीक है। बाणसागर परियोजना 3 राज्यों की भागीदारी है, MP, UP, बिहार। किस नदी पर? सोन नदी पर। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। यहाँ से भी एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है फ्रेम होगा। बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। इन्हीं की बुक है आनंद मठ, 1882 में लिखी जाती है, जिसमें वंदे मातरम है, और इसी के वंदे मातरम के हम 150 वर्ष मना रहे हैं। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली वंदे मातरम से आने के चांसेस है। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी से जोड़ के पूछा जा सकता है। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। किसने की थी? राजा राममोहन रॉय। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? असहयोग आंदोलन। मौर्य काल में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित थे? न्याय विभाग। व्यावहारिक और प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा थे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखते थे।
और सिविल को व्यावहारिक। मौर्य काल में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, लिस्ट रिवाइज कीजिए। के.एम. पनिकर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था? के.एम. पनिकर ने। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि हम वहाँ तुक्का मारते तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये ऐसे क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाए। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? ऋग्वेद में नहीं, यजुर्वेद में नहीं, सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। यूनिट 1 संकल्पना विचार सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी हमने इसकी चर्चा की थी। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? त्रिष्टुप मंत्र। ठीक है, यहाँ से लिस्ट देखिए। उपनयन संस्कार की बात चल रही है। उपनयन संस्कार यदि ब्राह्मण का होता है तो वो 8 वर्ष की उम्र में होगा, गायत्री मंत्र के साथ होगा और सूत का धागा पहना जाता है। वसंत ऋतु में उपनयन संस्कार होता है। क्षत्रिय की बात करें, 11 वर्ष की उम्र, त्रिष्टुप मंत्र जो कि क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, उनका धागा ग्रीष्म ऋतु। और वैश्य की बात करें, 12 वर्ष, जगती मंत्र के साथ, सन का यज्ञोपवीत और पतझड़ के समय। तो हो सकता है इस बार ब्राह्मण वर्ग के बारे में पूछ लिया जाए, गायत्री मंत्र, या वैश्य वर्ग जगती मंत्र के माध्यम से। जगती ऋतु भी देखिए, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु, सूत का धागा, उनका धागा, सन का यज्ञोपवीत। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा। केव नंबर 16, बिल्ट बाय कृष्ण फर्स्ट, राष्ट्रकूट शासक। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? ऋग्वेद। देखिए, ये कैलाश मंदिर है, एक कैलाश नाथ मंदिर भी है, जो कि एमपीपीएससी के पेपर 2025 वाले पेपर में आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है, वो पल्लव वंश से संबंधित था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। किस शैली में बनाए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? ऋग्वेद। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अतरंग साधना कहा जाता है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो ये 8 एलिमेंट है अष्टांग योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अंतरंग साधना में धारणा ध्यान समाधि आता है और बहिरंग साधना में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? प्रत्याहार आएगा क्या इसमें? नहीं। नियम आएगा क्या? नहीं। क्या प्राणायाम आएगा? नहीं। तो इसका क्या आंसर हो? धारणा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 आएंगे बहिरंग साधना में, और अंतरंग साधना जो कि आत्मा के लिए किया जाता है तो ये 3 आएंगे। प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, काफ़ी डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैच करना है। ताप्ती इजी हमारे लिए, सतपुड़ा शनि, और कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स हो जाएगा, मेवाड़ साबरमती दामोदर छोटा नागपुर। ठीक है, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों में देश के कुल कोयले निक्षेप के 50% से अधिक प्राप्त होते हैं? तो उड़ीसा तो होगा, झारखंड भी होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ भी है और मध्य प्रदेश भी है, तो कंफ्यूज हो सकते हो इसमें।
वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान था? हमारा एमपी। कंप्लीट लिस्ट सेपरेट वीडियो में कवर करा दिए मैंने अपडेटेड डेटा के साथ, जरूर देखिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? भंडार उत्पादन दोनों में ओडिशा। कौन सा कथन असत्य है? एल नीनो प्रतिवर्ष घटित होता है क्या? नहीं, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, सिलेबस का पार्ट है आपका। एल नीनो, ला नीनो, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? 2021-22 की बात चल रही है। वेस्ट बंगाल। प्रेजेंट में कौन है? यूपी हो चुका है। लिस्ट कवर करा दिए, सेपरेट वीडियो सेक्शन में देखिए, वो आपको लिस्ट मिल जाएगी वीडियो के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो चारों में देखिएगा, तो नर्मदा रिवर सबसे लंबी हो जाएगी, 13-12 किलोमीटर। चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था, तो ये कंप्लीट लिस्ट है, यहाँ से देखिए। प्रेजेंट वाले देख लीजिए, 2021 का छोड़ दीजिए। दितवाह पूछा जाने की प्रबल संभावना है। दितवाह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कोस्ट अर्थात पूर्वी कोस्ट पे नवंबर 2025 में आया था। यमन ने इसका नामकरण किया है और भारत ने श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है, वहाँ पे बचाव कार्य के रूप में। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ऑपरेशन सागर बंधु, दितवाह, ईस्टर्न कोस्ट, नवंबर 2025, नामकरण यमन द्वारा। मोन्ता पूछा जा सकता है, ये भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा कोस्ट, 2025 में आता है अक्टूबर में, और मोन्ता का नामकरण किया जाता है थाईलैंड द्वारा। दितवाह का यमन द्वारा, मोन्ता का थाईलैंड द्वारा। शक्ति वेस्टर्न कोस्ट, महाराष्ट्र गुजरात, 2025 में आता, नामकरण श्रीलंका। दितवाह का नामकरण याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। ठीक है। फिर फेंगल तमिलनाडु कोस्ट, या एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है फेंगल, अच्छा नहीं, नवंबर 2024 में सऊदी अरब। आसना वेस्टर्न कोस्ट, 2024 में आता है, नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। दाना ओडिशा वेस्ट बंगाल, 2024 में आता है, कतर द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। तेज ये 2023 का है, काफ़ी पुराना है, अरब सागर में आता है, इंडिया द्वारा इसका नामकरण किया गया था। रेमल वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, मई 2024 में आता है, ओमान द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी आप देखिए। अम्फान आता है आपका वेस्ट बंगाल ओडिशा कोस्ट पे। विपरजॉय, आसना, निसर्ग, शक्ति, तोक्ते वेस्टर्न कोस्ट, और यास और अम्फान ईस्टर्न कोस्ट। तो ये लेटेस्ट वाले देख लीजिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दितवा, मोन्ता, फेंगल, शक्ति, आसना, ये कर लीजिए। ये डिलीटेड है क्वेश्चन। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था? जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक बताइए इंक्लूडिंग यूटीज। ठीक है, यदि हम यूटीज को भी काउंट कर लेते तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा है। ठीक है, फिर बिहार मत लगा दीजिएगा या वेस्ट बंगाल मत लगा दीजिएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो स्कीम है श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 4 जनवरी, आई थिंक 4 जनवरी, 3 या 4 जनवरी 2024 में लॉन्च होती है। एक बार डेट कंफर्म कर लीजिएगा। यह मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है, दिस इज करेक्ट। पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, ये भी करेक्ट है। 2023-24 से 2025-26 तक अवधि के लिए है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम इसमें 3900 रुपये की सहायता राशि मिलती है, मैक्सिमम। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सुधा मूर्ति।
पैरा कैनो खिलाड़ी 2023 में अर्जुन पुरस्कार, प्राची यादव। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है? माच, ओम प्रकाश शर्मा। फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसे हम छोड़ देते हैं या मैं मार्क कर देता हूँ, आप देखते हैं। चलिए, इसका डी कुकेश चेस के प्लेयर है। लमेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जा रही है? लमेटा घाट, जबलपुर। भेड़ाघाट, लमेटा घाट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लोकपाल अजय मानिकराव खानविलकर। वैदिक घड़ी, उज्जैन। टेस्ट मैच, ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। देख लीजिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गए, यह हो सकता है भले क्वेश्चन रिपीट। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एमपी हिस्ट्री, 1857 रिवॉल्ट, वो भी। राजा मर्दन सिंह, भानपुरा, दौलत सिंह, नेमावर, बखतबली, शाहगढ़, ये मैंने कमेंट बॉक्स में भी आपसे पूछा था। ठीक है, और मुराद अली महू, बाकी आप मैच कर लीजिए। फिर से बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। राजा मर्दन सिंह, भानपुर, दौलत सिंह, नेमावर, बखतवली, शाहगढ़, मुराद अली महू, ये दोनों मैच है। मर्दन सिंह, भानपुर, याद रखिए, यहाँ से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी फ्रेम हो चुका है। नर्मदा का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? जब हमने यूनिट 1 संकल्पना विचार कवर की, शतपथ ब्राह्मण, रेवा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वराहमिहिर का जन्मस्थान माना जाता है? काय था, उज्जैन। ये जो साइट दी गई है दांगवाड़ा, ये भी उज्जैन में है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल है वो भी। कौन सा युग्म गलत है इसमें फाइंड करना है। घाटी गांव, इंदौर नहीं है, ग्वालियर। ठीक है, शंकरराव पंडित का संबंध है ख्याल गायिका। इनका संबंध किस घराने से है? कमेंट बॉक्स में बताइए। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? कुडगरिया। मोहनखेड़ा जैन तीर्थस्थल किस जिले में लोकेटेड है? मोहनखेड़ा, धार। कंप्लीट लिस्ट आपके समक्ष है, देख लीजिए एक बार। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं वो बता देता हूँ। मुक्तागिरी, बैतूल, ध्यान रखिए, एक बार लिस्ट देख लेते हैं। सोनगिरी, दतिया, गोमटगिरी इंदौर, पावागिरी खरगोन, 52 गजा बड़वानी, पुष्पगिरी सोनकच्छ देवास, द्रोणगिरी छतरपुर, मंगलगिरी सागर, मतुंगगिरी जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, धार। ठीक है, सॉरी, मोहनखेड़ा है वो, ये भी धार में और मोहनखेड़ा भी धार में। मतुंगगिरी और मोहनखेड़ा दोनों धार। कुंडलपुर, दमोह, त्रिकाल चौबीसी, देवास, श्रेयांसगिरी, पन्ना, मोहनखेड़ा, धार, ये देखिए यहाँ लिखा भी है। कुंडलपुर बड़े बाबा का मेला भी लगता है यहाँ, दमोह, और भाग्योदय तीर्थ सागर। ठीक है, ये लिस्ट स्क्रीनशॉट लेना आपको, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि श्रेयांस गिरी, गिरी का अर्थात पर्वत, तो कहाँ लोकेटेड है? पन्ना, श्रेयांस गिरी पर्वत, पन्ना। ठीक है, मोहनखेड़ा रिपीट नहीं होगा, पूछा जा चुका है एक बार। ये मुक्तागिरी, सोनगिरी, गोमटगिरी, पावागिरी, ये काफ़ी फेमस है। मुक्तागिरी बैतूल, सोनगिरी दतिया, गोमटगिरी इंदौर, पावागिरी खरगोन, 52 गजा बड़वानी, पुष्पगिरी देवास, देवास के है, और एक था यहाँ हमने देखा था त्रिकाल चौबीसी, ये नेमावर में, और ये सोनकच्छ में है। ठीक है, द्रोणगिरी छतरपुर, मंगलगिरी सागर, मतुंगगिरी धार, धार के 2 हिस्से में, मोहनखेड़ा भी है। कुंडलपुर, दमोह, श्रेयांसगिरी, पन्ना, त्रिकाल चौबीसी देख चुके हैं। कुंडलपुर, दमोह, और भाग्योदय तीर्थ सागर। कुमार गुप्त और बंधुवर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये होलिका डायनेस्टी का किंग है बंधुवर्मन। ये जो कुमार गुप्त थे उनके सामंत थे, या फिर आप बोल सकते हैं
उनके गुप्ता थे, ठीक है, कुमार गुप्त, इनके गुप्ता, बंधुवर्मन, ओलिकर डायनेस्टी, ओलिकर, और इनका जो अभिलेख है वो दशपुर अभिलेख है। यहाँ से एमपीपीएससी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ चुका है दशपुर अभिलेख से। तो इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यस, ये जो रेशम बुनकर गुजरात से आके यहाँ सेटल हो गए थे मंदसौर वाले रीजन में। ये करेक्ट है। इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है, ध्यान रखिए। मैं यहाँ करेक्ट मार्क कर रहा हूँ, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। यहाँ से भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी करेक्ट है। इस अभिलेख में दशपुर को पश्चिमपुर कहा गया है, ये भी करेक्ट है। तो बचा क्या? चौथा, यही इनकरेक्ट होगा, यही गलत है। इस अभिलेख की रचना वत्सवट्टी ने की, ना कि भवभूति ने। तो ये भी पूछा जा चुका है एक्चुअली, किसने की है? वत्सवट्टी, वत्सवट्टी, ठीक है। एक सौंदनी भी अभिलेख आता है, सौंदनी अभिलेख, उसका आंसर होता है वासुल कवि। ये पीवाईक्यू हो चुके हैं सब। और ये भी ओलिकर डायनेस्टी के किंग का है, सौंदनी इंस्क्रिप्शन। कोहबर क्या है? कोहबर, तिलंगा, नेवरानमे, ये सभी भित्ति चित्र है। कंप्लीट लिस्ट बना लीजिए। निमाड़ का कौन सा है, मालवा का कौन सा है, बुंदेलखंड, बघेलखंड। यशोधर्मन के सौंदन्य अभिलेख के रचयिता कौन है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे? सौंदन्य इंस्क्रिप्शन, वासुल कवि, ठीक है। यह है 2024 का पेपर, 2025 का ऑलरेडी अपलोड है, तो आप ये देखिए। अब ऑलमोस्ट ये लास्ट पेपर का एनालिसिस मैंने करा दिया है। और ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है, ऑल द बेस्ट आने वाली आपके एमपीपीएससी प्री के लिए, ठीक है। आराम से दीजिएगा, ज़्यादा पैनिक मत कीजिएगा। और जो क्वेश्चन काफ़ी टफ है, जिनमें आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, वहाँ तुक्के बिल्कुल मत मारिएगा। निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। जहाँ आपको प्रोबेबिलिटी है कि इन 3 में से हो सकता है, तो वो डेफिनेटली आप लगा के आइए। जहाँ आपको लग रहा है कि 50-50 मामला है, तो बिल्कुल उसे लगा के आइएगा, बिल्कुल उन्हें छोड़िएगा मत। 3 पता है आपको कि 3 में से एक आंसर है, तो यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/3 की, ठीक है। तो ऐसे यदि क्वेश्चन आपके पास 8 से 10 भी होते हैं और सभी को आप लगा देते हो, तो आपके निगेटिव होने के चांसेस कम है, ठीक है। मैथमेटिक्स के टर्म्स में बोले तो आपके चांसेस 0, ठीक है। तो 1/3 की, मतलब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। तो और आपके 3 ऑप्शन में से आपको एक पता है कि इसमें से होगा, तो उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। निगेटिव में आप उसमें नहीं जाओगे, किस्मत ख़राब है तो अलग बात है, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन का एंड करते हैं। 2025 का मैं इसमें कंपाइल कर दूंगा वीडियो, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।